नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, राजस्थान जीके की जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है उसके अंतर्गत आज हम राजस्थान का भूगोल पेपर नंबर 13 हल करने वाले हैं। देखिएगा, राजस्थान के भूगोल से संबंधित टोटल यहाँ पर 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि सभी को पता होगा कि रीट मेंस का एग्जाम आपके 25 से 28 फरवरी को आयोजित होने वाला है, जिसके फॉर्म अभी आपके जो 21 दिसंबर है यहाँ से डलने वाले शुरू हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अब आपको तैयारी में बिल्कुल भी ढिलाई बरतने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ी सी भी ढिलाई करोगे तो हो सकता है आपका जो सिलेक्शन है 1 नंबर से रह जाए, 2 नंबर से रह जाए, फिर बाद में ज़िंदगी भर कोसोगे इस चीज़ को। तो लगातार तैयारी करिएगा साथियों। शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। प्रत्येक जो प्रश्न है 1 नंबर का आपका यहाँ पर रहने वाला है और प्रश्न को गलत करने पर 1/3 नंबर आपके कम किए जाएंगे, अर्थात नेगेटिव मार्किंग आपके इस पेपर में रहने वाली है। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न संख्या 1 में क्या पूछा जा रहा है। देखिएगा, प्रश्न संख्या 1 है, इनमें से असंगत है। असंगत का चयन आपको प्रश्न संख्या 1 में करना है। विकल्प है पहला, राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता मिली 26 जनवरी 1950 को। दूसरा विकल्प है, राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। तीसरा विकल्प है, राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को। और चौथा विकल्प है, राजस्थानी भाषा दिवस 4 अप्रैल को। तो साथियों, इनमें से जो आपको असंगत लग रहा है उसका चयन प्रश्न संख्या 1 में करना है। और मित्रों, पहले प्रश्न का सही आंसर देखें तो आपके विकल्प नंबर 4 सही रहेगा। कैसे? क्योंकि ये कह रहा है कि राजस्थानी भाषा दिवस 4 अप्रैल को मनाया जाता है। जी नहीं, राजस्थानी भाषा दिवस 4 अप्रैल को नहीं, बल्कि जो राजस्थानी भाषा दिवस है ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों? 21 फरवरी को। तो फोर्थ विकल्प आपके पहले प्रश्न का सही उत्तर है। बाकी राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 आप सभी को पता होगा, तभी से 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है और राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता कब मिली थी? 26 जनवरी 1950 को। तो इस प्रकार पहला, दूसरा, तीसरा विकल्प सही है चौथे विकल्प को छोड़कर। तो चौथा विकल्प आपके पहले प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे साथियों। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 को देखने से पहले आप सभी को बता दूं कि जो स्टडी विद पीएन लोधा एप्लीकेशन है वहां पर 149 वाला जो कोर्स है इसमें लेवल 1 प्लस लेवल 2 जो हिंदी सब्जेक्ट वाले हैं उनके लिए हिंदी का पेपर नंबर 14, हिंदी व्याकरण का पेपर नंबर 14 अपलोड कर दिया गया है साथियों। देखिएगा, आपको मैं अभी बता दूं कि 20 जो दिसंबर है यहाँ तक आपको थोड़े ऐप पर कम टेस्ट मिल पाएंगे, क्योंकि 20 दिसंबर तक बहुत ही ज़्यादा जो शेड्यूल है बिजी रहने वाला है, क्योंकि जॉब के चलते बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो उस वजह से मेरा शेड्यूल बिजी चल रहा है साथियों। बाकी 20 दिसंबर के बाद में रोजाना ऐप पर कम से कम आपको 149 वाला कोर्स और 99 वाला जो कोर्स है दोनों पर रोजाना 5 टेस्ट आपको मिलने वाले रोजाना के है साथियों ये। तो आप बिल्कुल, अगर अभी तक भी आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, 155 से भी अधिक टेस्ट 149 वाले कोर्स पर अपलोड किए जा चुके हैं साथियों। ऐप का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में भी दिया है और आप प्ले स्टोर पर जाकर भी ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। प्रश्न संख्या 2 है, शुष्क जलवायु प्रदेश में कैसी वनस्पति पाई जाती है? विकल्प को देखिएगा, मरुद्भिद, पतझड़, सघन और सवाना। तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर कौन सा रहेगा साथियों? प्रश्न संख्या 2 में बात की जा रही है शुष्क जलवायु प्रदेश की, और शुष्क जलवायु प्रदेश में किस प्रकार की जो वनस्पति पाई जाती है उसका नाम क्या है? मरुद्भिद। कौन सी वनस्पति पाई जाती है साथियों? मरुद्भिद। विकल्प ए का आपके दूसरे प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, अगर आपको यह भी पता होना चाहिए, ये जो शुष्क जलवायु प्रदेश है इसमें औसत वर्षा कितनी होती है? 0 से 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये शुष्क जलवायु प्रदेश में औसत वर्षा होती है, ठीक है ना, प्रतिवर्ष। तो आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 की ओर। यहाँ पहला विकल्प आपके दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं मित्रों। तीसरा प्रश्न है, परमेश चंद्र कमेटी का संबंध इनमें से किससे है? दौसा जिले से है, राजसमंद जिले से है, प्रतापगढ़ जिले से है और बांसवाड़ा जिले से है। तो इनमें से तीसरे प्रश्न का सही आंसर देखें मित्रों। तीसरे प्रश्न का जो सही उत्तर है वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 3। परमेश चंद्र कमेटी का संबंध प्रतापगढ़ जिले से है।
प्रतापगढ़ जिला जो आपके राजस्थान का 33वां जिला है साथियों, बिल्कुल इस जिले का निर्माण करने के लिए ही परमेशचंद्र कमेटी का गठन किया गया था। तो विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न देख लेते हैं, देखिएगा प्रश्न नंबर 4 को। इनमें से सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला है। चूरू जिला है, जैसलमेर जिला है, जोधपुर जिला है और बाड़मेर जिला है। तो जो जिला सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला है, उस जिले का चयन आपको प्रश्न संख्या 4 में करना है। और साथियों चौथे प्रश्न का सही आंसर देखें तो आपके कौन सा विकल्प प्रश्न संख्या 4 में सही उत्तर है। देखो, आपके जो विकल्प नंबर 2 है जैसलमेर जिला, दैनिक तापांतर की बात की जा रही है। दैनिक तापांतर मतलब समझते हो, दिन का तापमान और रात का जो तापमान है उन दोनों में कितना अंतर है साथियों, यही क्या कहलाता है, दैनिक तापांतर कहलाता है। और सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर। देखा होगा आपने कि रेत जो है जो आपके गर्मी का जो दिन होता है साथियों, तो दिन में रेत बहुत ज्यादा तपती है, इस वजह से बहुत ज्यादा तापमान वहां का हो जाता है। और रात में रेत बहुत ज्यादा ठंडी होती है, तो उस तापमान बहुत नीचे चला जाता है। तो इसी वजह से दैनिक तापांतर की बात करें तो ये जैसलमेर जिला आपका सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 4 में दूसरा विकल्प। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे साथियों। अच्छा, एक और चीज आपको ये भी याद होना चाहिए कि भाई सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला तो कौन सा है, जैसलमेर। और सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला पूछ लिया जाए तो आपका चूरू जिला से उत्तर होगा साथियों। कौन सा जिला सही उत्तर होगा, चूरू जिला। तो आपके यहाँ चौथे प्रश्न में तो दूसरा ही विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा पांचवें प्रश्न को। इनमें से राजस्थान के संलग्न जिले हैं, संलग्न जिलों की बात की जा रही है। अब विकल्प को देखिएगा, उदयपुर, राजसमंद और अजमेर, जयपुर, नागौर और सीकर, जोधपुर, बीकानेर और चूरू और बाराकोटा और बूंदी। तो इनमें से संलग्न जिला कौन सा रहेगा, ठीक है ना, कौन से विकल्प में आपको लगता है कि भाई ये क्या है, संलग्न जिले हैं। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर बताइएगा। देखिएगा पांचवें प्रश्न का सही आंसर देखे तो प्रश्न संख्या 5 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा साथियों, जो जयपुर, नागौर और सीकर जिले हैं ये तीनों ही संलग्न जिले हैं। क्योंकि उदयपुर, राजसमंद तो संलग्न है लेकिन अजमेर संलग्न नहीं है। इधर जोधपुर, बीकानेर, चूरू, तो जोधपुर चूरू संलग्न नहीं है। बाराकोटा, बूंदी, भाई देखो कोटा से 12 तो मिलता है लेकिन 12 से बूंदी नहीं मिलता है, तो ये भी गलत हो जाता है। इस वजह से आपके प्रश्न नंबर 5 का दूसरा विकल्प ही सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे साथियों। छठा प्रश्न देख लेते हैं। मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है। पशु चराई को नियंत्रित करना, पौधारोपण करना, वनोन्मूलन करना और फसल चक्र अपनाना। तो इनमें से जो मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है वो कौन से विकल्प में दे रखा है। देखो, अगर हमें मृदा को संरक्षित करना है मतलब सुरक्षित रखना है, सुरक्षित रखना है मतलब जिस मिट्टी में अच्छी फसल पैदा हो, ठीक है ना, मृदा संरक्षण इसीलिए तो किया जाता है। तो साथियों हम पशु चराई को नियंत्रित करके, पौधारोपण करके और फसल चक्र अपना के मृदा को संरक्षित कर सकते हैं। लेकिन वनोन्मूलन का मतलब क्या होता है, वनों की कटाई करना, वनों का विनाश करना। वनों की कटाई और विनाश करके क्या हम मृदा संरक्षण कर सकते हैं, जी नहीं, नहीं कर सकते। तो आपके प्रश्न संख्या 6 का कौन सा विकल्प सही रहेगा, तीसरा विकल्प सही रहेगा साथियों। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा सातवें प्रश्न को। 78 डिग्री देशांतर किस जिले से गुजरता है, अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली। प्रश्न नंबर 7 में कौन सा विकल्प सही रहेगा, 78 डिग्री देशांतर इनमें से किस जिले से गुजरता है, तो अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली। तो साथियों प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर देखिएगा 78 डिग्री जो देशांतर रेखा है यह आपके धौलपुर जिले से गुजरती है। किस जिले से, धौलपुर से। सेकंड विकल्प आपके 7वें प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 8 को। आपके प्रश्न संख्या 8 है, डेल्टाई मिट्टी किसका अन्य नाम है, रेतीली मिट्टी का, पर्वतीय मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का और काली मिट्टी का। तो इनमें से डेल्टाई मिट्टी जिसका नाम है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 8 में करना है। और मित्रों 8वें प्रश्न का सही उत्तर देखें, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 8 में सही रहेगा, तो विकल्प नंबर जो 3 है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी, जलोढ़ मिट्टी का नाम ही डेल्टाई मिट्टी है। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 8 में सही रहेगा। देखो जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, जो नदियों के द्वारा, ठीक है ना, बहाकर जो मिट्टी लाई जाती है उस मिट्टी को हम किस नाम से जानते हैं साथियों, जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं।
8वें प्रश्न में आपके जो थर्ड विकल्प है ये बिल्कुल सही उत्तर है मित्रों। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। देख लेते हैं आपके प्रश्न संख्या 9 को। 9वां प्रश्न क्या है? राजस्थान का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग है भरतपुर संभाग, कोटा संभाग, उदयपुर संभाग और बीकानेर संभाग। तो जो संभाग न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है राजस्थान का, उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 9 में करना है। देखिएगा, आपको ये तो पता होगा कि जो जोधपुर संभाग है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है। और साथियों, न्यूनतम क्षेत्रफल वाले संभाग की बात करें तो आपके जो भरतपुर संभाग आता है, कौन सा संभाग आता है? भरतपुर संभाग। बिल्कुल आपके प्रथम विकल्प सही है। भरतपुर संभाग ही क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग है। विकल्प नंबर 1 सही है साथियों 9वें प्रश्न में। और अगर हम बात करें तो ये जो भरतपुर संभाग है ये राजस्थान का सबसे नवीनतम संभाग है साथियों, जिसमें 4 जिलों को सम्मिलित किया गया है। कौन कौन से वो जिले? सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर और करौली जिला। ठीक है ना। इन चारों जिलों को कौन से संभाग के अंतर्गत रखा जाता है? भरतपुर संभाग के अंतर्गत रखा जाता है। जबकि अगर हम बात करें तो इसका गठन कब किया गया था? तो 4 जून 2005 को ही साथियों भरतपुर संभाग का गठन किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 10 में क्या है? बारानी कृषि राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ की जाती है? धौलपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा और श्रीगंगानगर। तो इनमें से बारानी कृषि राजस्थान में जहां सर्वाधिक की जाती है वो आपको बताना है प्रश्न संख्या 10 में। और मित्रों 10वें प्रश्न का सही उत्तर देखें तो बारानी कृषि जो है ये राजस्थान में सर्वाधिक बाड़मेर में की जाती है। कहाँ की जाती है? बाड़मेर में। सेकंड विकल्प आपके 10वें प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। देखिए, बारानी कृषि का मतलब होता है ऐसी कृषि जो बिना सिंचाई के की जाती है या केवल वर्षा पर ही जो आधारित कृषि है, इसी को बारानी कृषि कहते हैं। और राजस्थान में बारानी कृषि सर्वाधिक बाड़मेर में की जाती है। सेकंड विकल्प आपके 10वें प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। आपकी 11वां प्रश्न है, डोंगला और कपासन किस जिले की तहसीलें हैं? बांसवाड़ा की, प्रतापगढ़ की, बाड़मेर की और चित्तौड़गढ़ की। तो इनमें से डोंगला और कपासन जिस जिले की तहसीलें हैं उस जिले के बारे में आपको प्रश्न संख्या 11 में बताना है। साथियों 11वें प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं। देखिए, डोंगला और कपासन जो तहसील है ये आपके चित्तौड़गढ़ जिले की है भाई। कौन से जिले की है? चित्तौड़गढ़ जिले की। फोर्थ विकल्प 11वें प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है आपके, दक्षिणी राजस्थान में बिड़िया किसे कहा जाता है? मक्का को, जौ को, कपास को और ग्वार को। तो इनमें से जिस फसल को दक्षिणी राजस्थान में बिड़िया के नाम से जाना जाता है उस फसल का चयन आपको प्रश्न संख्या 12 में करना है। और मित्रों 12वें प्रश्न का सही उत्तर देखें तो दक्षिणी राजस्थान में जो कपास होता है, क्या होता है? जो कपास होता है, बिल्कुल कपास को ही बिड़िया के नाम से जाना जाता है। किसको? कपास को। विकल्प नंबर 3 आपके 12वें प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। देख लेते हैं 13वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 13वां में आपसे क्या पूछ रहा है? इनमें से असत्य कथन है। असत्य कथन का चुनाव आपको 13वें प्रश्न में करना है। विकल्प को देखिएगा, पंचपाणे शेखावटी की 5 जागीरें, बीड़ शेखावटी में घास के मैदान, तोरावटी कांतली नदी का बहाव क्षेत्र, जोहड़ शेखावटी में बना बांध। तो इनमें से जो कथन आपको असत्य लग रहा है प्रश्न संख्या 13 में, उसका चयन आपको करना है साथियों। देखो, सही आंसर देख लेते हैं आपके प्रश्न संख्या 13 में कौन सा विकल्प सही रहेगा। तो बिल्कुल आपके 13वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 4। जोहड़ जो है ये शेखावटी में बना बांध नहीं है साथियों, ये यहाँ पर गलत दे रखा है। पंचपाणे क्या है? शेखावटी की 5 जागीरें हैं। बीड़ क्या है? शेखावटी में घास के मैदानों को बीड़ कहा जाता है। और तोरावटी क्या है? जहाँ कांतली नदी का बहाव क्षेत्र है, इसी को तोरावटी के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों सत्य है किस विकल्प को छोड़कर? विकल्प नंबर 4 को छोड़कर। जोहड़ शेखावटी में बना बांध नहीं है, बल्कि जोहड़ क्या है? शेखावटी में जल संरक्षण की एक तकनीक है साथियों। प्रश्न संख्या 13 में आपके चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा 14वें प्रश्न को, केवलादेव रामसर साइट में कब शामिल किया गया? 1981 में, 85 में, 90 में और 1995 में। साथियों 14वें प्रश्न का सही उत्तर बताइए। केवलादेव इनमें से रामसर साइट में जब शामिल किया गया वो आपको प्रश्न संख्या 14 में बताना है। और जैसा आपको पता होगा कि सामर झील उसी प्रकार केवलादेव को भी
रामसर साइट में शामिल किया गया था कब? 1981 ईस्वी में। कब किया गया था? 1981 ईस्वी में। 14वें प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प सही है साथियों। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ेंगे। देखते हैं आपके प्रश्न नंबर 15 को। अच्छा, वापिस आपको एक चीज और याद रखना है। केवलादेव को तो रामसर साइट में 1981 में शामिल किया गया, लेकिन 1985 में यूनेस्को के द्वारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसको विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया था। प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 15वां प्रश्न है, राजस्थान में कुल अरावली के कितना भाग है? राजस्थान में कुल अरावली के नहीं का है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो राजस्थान में कुल अरावली का कितना भाग है साथियों? 79.48%, 77.32%, 78.11% और 76.39%। तो प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर बताइएगा। प्रश्न नंबर 15 में कौन से विकल्प पे जाओगे? राजस्थान में कुल अरावली का जितना भाग है साथियों, वह है 79.48%। लगभग आप 80% भी इसको कई किताबों में आपने पढ़ा होगा साथियों। अरावली का जो भाग है राजस्थान में, वो एग्जैक्टली है 79.48% परसेंटेज। विकल्प नंबर 1 आपके 15वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 16वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 16। उससे पहले आपको यह भी याद रखना होगा कि राजस्थान में कुल अरावली की लंबाई तो यहाँ पर जो है प्रतिशत में वो 79.48% है, जबकि अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। मतलब राजस्थान से बाहर भी ये इसमें चीजें आ रही है। जबकि राजस्थान में कितने किलोमीटर है? अरावली पर मतवाला 550 किलोमीटर है साथियों। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा 16वें प्रश्न को। अरावली व विंध्याचल पर्वतमालाएं कहाँ पर मिलती है? रणथंभौर में, अजमेर में, कोटा में और झालावाड़ में। साथियों 16वें प्रश्न का सही उत्तर बताइए। प्रश्न संख्या 16 में कौन से विकल्प पे जाओगे आप? जहां अरावली व विंध्याचल पर्वतमालाएं मिलती है, उस जगह का नाम आपको प्रश्न संख्या 16 में बताना है। और 16वें प्रश्न का सही उत्तर देखें तो आपके विकल्प नंबर जो 1 है, रणथंभौर कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर में। बिल्कुल यहीं पर अरावली व विंध्याचल पर्वतमालाएं मिलती है। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 17वां प्रश्न देख लेते हैं। हेमावास बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? सोकड़ी नदी, बांडी नदी, लीलड़ी नदी और मीठड़ी नदी। तो इनमें से जिस नदी पर हेमावास बांध बना हुआ है, उस नदी का नाम आपको प्रश्न संख्या 17 में बताना है। और 17वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। देखिए हेमावास बांध जो है, ये जिस नदी पर बना हुआ है, उस नदी का नाम क्या है साथियों? बांडी नदी। कौन सी नदी है? बांडी नदी। विकल्प नंबर आपके 2 सही है प्रश्न 17 का। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ेंगे। 17वें प्रश्न में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों? दूसरा विकल्प जो है ये बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। प्रश्न 18 को देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 18 में क्या पूछ रहा है आपसे। इनमें से किस खनिज में राजस्थान का एकाधिकार नहीं है? तो स्लेट पत्थर में नहीं है, जास्पर में नहीं है, वोलेस्टोनाइट में नहीं है, या पाइराइट्स में नहीं है। तो साथियों प्रश्न नंबर 18 में जिस खनिज में राजस्थान का एकाधिकार नहीं है, उस खनिज का नाम आपको प्रश्न संख्या 18 में बताना है। और स्लेट पत्थर है, जास्पर है, वोलेस्टोनाइट है, इन सभी के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। लेकिन पाइराइट्स, जिसको झूठा सोना भी कहा जाता है साथियों, इसमें राजस्थान का एकाधिकार नहीं है। 18वें प्रश्न में आपके फोर्थ विकल्प सही रहेगा साथियों। प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 19 में क्या पूछ रहा है, देख लेते हैं 19वें प्रश्न को। रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति करनी है। नदी उदय सागर झील में गिरने के बाद बनती है, पहले आयरन नदी के रूप में ये बहती है। तो कोठारी नदी, खारी नदी, बेड़त नदी और डाई नदी। 19वें प्रश्न का सही उत्तर बताइए। जो नदी उदय सागर झील में गिरने के बाद बनती है और इससे पहले इसको आयरन नदी के नाम से जाना जाता है साथियों, वो नदी का नाम आपको प्रश्न संख्या 19 में बताना है। और 19वें प्रश्न का सही उत्तर देखें तो बिल्कुल जो बेड़त नदी है, कौन सी नदी है साथियों? बेड़त नदी। बेड़त नदी जो है बिल्कुल ये उदय सागर झील में गिरने के बाद में आयरन नदी के रूप में जानी जाती है। तो विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है साथियों। प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ेंगे। देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 20 को। 20वें प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है। अच्छा, ये बेड़त नदी जो है, इसका उद्गम भी आपको याद रखना है। तो गोगुंदा से इसका उद्गम होता है। 20वां प्रश्न है आपके। भारत की सबसे बड़ी आंतरिक अफवाह की झील है,
सांबर झील, पंचपदरा झील, डिडवाना झील और लूणकरणसर झील। साथियों, जो भारत की सबसे बड़ी आंतरिक अफवाह की झील है, उस झील का चयन आपको प्रश्न संख्या 20 में करना है। और 20वें प्रश्न का सही उत्तर देखें तो भारत की जो सबसे बड़ी आंतरिक अफवाह की झील है, उस झील का नाम है सांबर झील। कौन सी झील है साथियों? सांबर झील है। 20वें प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प सही रहेगा। देखिए, सांबर झील विशेष रूप से आपके जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। तो आपके प्रथम विकल्प जो है प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है। लेकिन उसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सांबर झील है, ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भाई, सांबर झील क्या है साथियों? राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। प्रश्न संख्या आप 21 की ओर बढ़ेंगे। 21वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 है साथियों। 21वां प्रश्न है आपके 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी साक्षरता प्रतिशत है 79.48%, 61.44%, 79.20% और 66.1%। 21 का सही उत्तर बताइए। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार शहरी साक्षरता प्रतिशत पूछा है। शहरी का मतलब शहरों में, ठीक है ना, महिला हैं, पुरुष है, सभी को काउंट किया जाएगा इसमें। तो साथियों, शहरी साक्षरता प्रतिशत 21वें प्रश्न में पूछा जा रहा है। और 21 का जो सही उत्तर है 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी साक्षरता प्रतिशत कितना है साथियों? 79.48%। ठीक है ना, 79.48%। विकल्प नंबर आपका 1 जो है 21 का सही उत्तर होगा। 22 की ओर बढ़ेंगे साथियों। अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। और ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा है तो ऐप को डाउनलोड जरूर करिएगा। 7000 से भी अधिक लोगों ने ऐप को डाउनलोड कर रखा है साथियों। अगर आप इसका फायदा लेना चाहते हो तो ऐप डाउनलोड करके कोर्स को नाम मात्र शुल्क मात्र 149 रुपए इसमें जरूर ज्वाइन करिएगा। 22 की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न नंबर 22 में क्या पूछा जा रहा है? राजसमंद झील जिसका निर्माण राज सिंह ने अकाल राहत कार्य के दौरान करवाया था, में कितने लोगों के द्वारा कार्य किया गया था? विकल्प है आपके 20,000 लोगों के द्वारा, 35,000 लोगों के द्वारा, 50,000 लोगों के द्वारा और 60,000 लोगों के द्वारा। देखिए, जब अकाल राहत कार्य के दौरान राज सिंह ने एक झील का निर्माण करवाया, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? राजसमंद झील के नाम से उसको हम जानते हैं साथियों। तो इसमें जितने लोगों के द्वारा कार्य किया गया था उन लोगों की संख्या आपको 22 में बताना है। और इसका सही उत्तर देखें, 22 का सही उत्तर देखें तो आपके विकल्प नंबर जो है साथियों, कौन सा विकल्प सही रहेगा? चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर है प्रश्न नंबर 22 में। 60,000 लोगों के द्वारा कार्य किया गया था जब राज सिंह ने अकाल राहत कार्य के दौरान राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। फोर्थ विकल्प 22 का सही उत्तर है। 23 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 23 आपके जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण शिशु लिंगानुपात है। ग्रामीण शिशु लिंगानुपात 874, 892, 837 और 934। तो जो जनगणना 2011 हुई थी इसके अनुसार राजस्थान में ग्रामीण शिशु लिंगानुपात की बात की जा रही। राजस्थान के लिंगानुपात की बात नहीं की जा रही है। शहरी शिशु लिंगानुपात की बात नहीं की जा रही है। शिशु लिंगानुपात डायरेक्टली नहीं पूछा जा रहा है। प्रश्न पूछा जा रहा है ग्रामीण शिशु लिंगानुपात। और 23 का जो सही उत्तर है साथियों, जो जनगणना 2011 हुई थी इसके अनुसार राजस्थान में ग्रामीण शिशु लिंगानुपात कितना? 892। कितना है साथियों? 892 है। 23 में आपके सेकंड विकल्प सही है। अब सेकंड लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 की ओर बढ़ते हैं साथियों। लास्ट टाइम चल रहा है, अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके जरूर जाइएगा साथियों। बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करना। 25 में से जितने प्रश्न माइनस मार्किंग करने के बाद में सही होते हैं उन प्रश्नों की संख्या कमेंट बॉक्स में जरूर बता करके जाइएगा। 24 की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 24 है, मान पैलेस किस झील में निर्मित है? पुष्कर झील में, फायसागर झील में, आना सागर झील में और कोलायत झील में। तो देखो, आना सागर झील भी आपके कहां पर पड़ती है? अजमेर में। पुष्कर झील भी आपके कहां पड़ती है? अजमेर में। और कोलायत झील कहां पड़ती है? बीकानेर में। तो इनमें से मान पैलेस जो जिस झील में निर्मित है वो झील आपकी कौन सी है साथियों? पुष्कर झील, जो कहां पड़ती है? आपके अजमेर में पड़ती है। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर है। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न देखते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये। अंतिम और 25वां प्रश्न है आपके,
राजस्थान में सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला जिला है जयपुर जिला है, जैसलमेर जिला है, प्रतापगढ़ जिला है और जोधपुर जिला है। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या की बात की जा रही है, सर्वाधिक, ठीक है ना, प्रतिशत में नहीं पूछा जा रहा है। 25 का सही आंसर देखें तो साथियों जयपुर जिला जो है बिल्कुल यही सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या स्थित है। अगर हम बात करें तो सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या के प्रतिशत की, देखो बात यूं की जा रही है सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या कहाँ की है तो जयपुर की, जबकि प्रतिशत में निकाला जाए तो प्रतिशत वाला जिला आपके प्रतापगढ़ जिला है जिसकी कार्यशील जनसंख्या कितनी है 55.46%। तो आपके ये पेपर नंबर जो 13 है साथियों भूगोल का कंप्लीट होता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइएगा साथियों। अच्छा लगे लाइक शेयर करके जाइएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।